मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठो 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 बैठो। और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? बढ़िया। कल बाद में जो कुछ बच्चे रह गए थे ना, वो बाहर एक सब मैं कंसेप्ट बता रहा था कल। कौन सा बताया था वो एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार सभी को बता देता हूँ। इधर देख लो, हेडिंग लगा लो एक बार जल्दी से। लिखो पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। कुछ बच्चों ने तो कल समझ लिया था, उनको समझ में आया था। बाकी जो रह गए थे, एक सवाल था ना डीपीपी में, हीलियम प्लस के लिए एनर्जी का आपको डिफरेंस बताना था। तो इधर देखो, ये जो दोनों कंसेप्ट होते हैं आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। मतलब अगर आपको पेनिट्रेशन समझ नहीं आया तो आपको शील्डिंग में समझ नहीं आएगा। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज अपने पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या अपना शेल होगा। अगर मान लो ये अभी के लिए 1s है और इसके बाहर ये क्या है अपना 2s ऑर्बिटल है। अब मैंने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन को निकाला और इन ऑर्बिटल के अंदर डाल दिया। अगर जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को 1s ऑर्बिटल में डालूंगा तो क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस होगा इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s भी न्यूक्लियस को, मतलब 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब जैसे ही 1s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया तो 1s कॉन्ट्रैक्ट होकर यहां पे आ गया कहीं पे, इधर देखो डॉटेड लाइन पे। और जैसे ही 2s को किया तो 2s कहां आ गया? कहीं यहां पे आ गया। देखो डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बाद वाली बाउंड्री, कॉन्ट्रैक्शन के बाद। अब देखो जहां पे पहले 1s की बाउंड्री हुआ करती थी वहां 2s की आ चुकी है। ये 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना पहले, अब यहां पे किसने वो कर लिया, कब्जा किसने किया? 2s ने। तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? पेनिट्रेशन। मतलब ऑर्बिटल्स का क्या हुआ? पेनिट्रेट हो गया अंदर की तरफ। ये कब हुआ? पहली बात तो दो केसेस में। पहला, हमें मल्टी ऑर्बिटल सिस्टम चाहिए। अरे अगर मान लो एक ही ऑर्बिटल मेरे पास होता तो वो पेनिट्रेट किस में कर पाता? समझ रहे हो? मतलब एक से ज्यादा ऑर्बिटल हमें चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी हमें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए। तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होगी कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। सेकंड क्या है कि मल्टी ऑर्बिटल सिस्टम होना चाहिए। अब देखो ये आपको समझ में आया पेनिट्रेशन क्या है। अब एक बार शील्डिंग देखो क्या है। सपोज ये मेरे पास न्यूक्लियस था, यहां कहीं पे मेरा क्या था? अभी 2s और 2p की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस था वो सेम था अभी तक। जैसे ही मैंने 2s में इलेक्ट्रॉन डाला, 1s तो ऑटोमेटिकली यहां पे होगा ही कहीं पे। जैसे ही मैंने 2s में इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या हुआ? 2s अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो गया, तो 2s की बाउंड्री कहीं यहां पे पहुंच चुकी है। ये आ गया आपका 2s। समझ में आया? न्यूक्लियस की तरफ आ गया ना वो। अब जैसे ही न्यूक्लियस की तरफ 2s आया तो 2s ने क्या किया? न्यूक्लियस को चारों ओर से शील्ड कर लिया, ढक लिया। जैसे मैं किसी को कल एग्जांपल भी दिया था, जैसे मान लो आपके पास एक मोटा कपड़ा है, क्या है, और नीचे मैं टॉर्च जलाता हूं, टॉर्च, तो लाइट बाहर आएगी क्या? नहीं आएगी। मतलब लाइट को शील्ड कर लिया है किसने? कपड़े ने। सिमिलरली जो 2s का ऑर्बिटल है उसने इस वाले न्यूक्लियस को क्या कर लिया? शील्ड कर लिया। अभी जो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 2p पे लग रहा था वो कम हो जाएगा। मतलब ये 2p यहां ना रह के कहीं यहां चला जाएगा। अब इनके बीच का क्या हुआ? ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ चुका है। अब अगर मान लो मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन ही होता तो उसका मतलब 1s1 होता। अगर मेरे पास मान लो हीलियम प्लस है तो भी 1s1 होगा, लिथियम +2 है तो भी क्या होगा? 1s1 होगा। मतलब ये तो ऐसे सिस्टम्स हैं सारे जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो ना तो पेनिट्रेशन काम करेगा, जब पेनिट्रेशन काम नहीं करेगा तो शील्डिंग भी काम नहीं करेगी। तो इसलिए कभी भी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कुछ होता ही नहीं है। सेम शेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। मतलब 1s की, उसके बाद 2s इज इक्वल टू 2p, फिर 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। पर इनकी तो एनर्जी ऐसे बढ़ेगी। समझ में आया क्या? नोट कर लो उसको। तो इसलिए वहां जो सवाल था वो हीलियम प्लस का था। तो हीलियम प्लस का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा ऑर्बिटल्स का। सो दिस इज पेनिट्रेशन एंड दिस इज शील्डिंग।
अच्छा हमको सबसे पीछे क्या बैठा है तू? एसी के चक्कर में? आज ठंडा लग रहा है उधर। समझ में आया क्या? छाप लिया? चलें आगे, दिख रहे हो अभी? चले? चलो, कल क्या कर रहे थे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन तक किया था हमने। अब देखो, अब मुझे एक बात, मैं आपको सिंपल बात पूछना चाह रहा हूं। स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप, ये तीन चीजें आप लोग जानते हो। बेसिक तो आपको जैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो इन तीनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड शेप? क्या तीनों एक ही है? क्या तीनों अलग अलग है? तीनों ही अलग हैं? कोई दो अलग है? मतलब क्या होगा इनका? स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सिंपल, स्ट्रक्चर क्या है? एक रफ स्केच होता है। मतलब स्ट्रक्चर को बनाते टाइम हमें ध्यान ही नहीं रखना कि एंगल क्या है या नहीं है। मान लो अमोनिया का एग्जांपल ले रहा हूं, किसका? NH3 का। अगर मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाने जाता हूं तो कैसे बना सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तीनों हाइड्रोजन को इस तरह से शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कोई कहेगा मैं तो ऐसे बनाऊंगा अमोनिया को, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर है, ये रफ स्केच है उसका। स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको ध्यान ही नहीं रखना कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है या उसका एंगल क्या है। पर अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो ज्योमेट्री के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। जैसे अगर मैं अमोनिया की ज्योमेट्री बताने जाता हूं तो क्या बोलते हो? अमोनिया की ज्योमेट्री इस तरह से बनाते हो आप, पिरामिडल टाइप, ये होती है ना आपकी अमोनिया की ज्योमेट्री। तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये ज्योमेट्री हो गई। अगर मैं शेप की बात करता हूं तो शेप क्या होगी? शेप के अंदर पहली बात तो इस लोन पेयर का कोई भी रोल नहीं होता, मतलब नो रोल ऑफ लोन पेयर। क्योंकि अगर मैं पिरामिडल शेप की बात करता हूं, ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो यहां पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये लोन पेयर। पर अगर आप एक्चुअल देखने जाओगे मॉलिक्यूल के अंदर तो आपको क्या दिखेगा? हवा ही तो दिखेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो। तो अगर मैं इसका शेप ड्रॉ करता हूं तो कैसे बनाएंगे शेप? कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गई? इसकी शेप हो गई। मतलब अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी। क्योंकि इस ज्योमेट्री में रोल सिग्मा बॉन्ड्स का भी है और लोन पेयर का भी है। पर अगर मैं बात करता हूं शेप की, तो शेप में रोल किसका नहीं होता? रोल तो होगा लोन पेयर का, पर काउंट नहीं किया जाएगा। पिरामिडल जो ये शेप आई है लोन पेयर की वजह से तो आई है। अरे यार, नॉर्मल टेट्राहेड्रल, जो आपके टेट्राहेड्रल होता है उसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होता है? वो होता है जब बिल्कुल स्टैंडर्ड केस होता है। अब यहां पे आपने क्या लगा दिया? लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन करेगा ना। तो एक्चुअल में शेप के पीछे आने का कारण लोन पेयर है, पर उसको काउंट नहीं करते इनटू द शेप, क्योंकि शेप तो एक्चुअल वो का पिक्टोरियल डायग्राम है जिसकी हेल्प से आपको पता लगता है कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे। अब लोन पेयर तो दिखता नहीं, वो तो हवा होता है। तो इसलिए शेप के अंदर कभी भी लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता, पर शेप का पार्ट होता है लोन पेयर। लोन पेयर मतलब शेप ऑफ मॉलिक्यूल को गवर्न करता है लोन पेयर। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो तीन बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। देखने में लगता है एक जैसी टर्म है पर अलग अलग है। स्ट्रक्चर बेसिकली आप रैंडम ओरिएंटेशन बना सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का, कोई आपको हाइब्रिडेशन का कोई लेना देना नहीं है, आपको बॉन्ड एंगल का ध्यान नहीं रखना, जहां जिसका मन आ रहा है वहां पे हाइड्रोजन चिपकाओ। पर अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो ज्योमेट्री में क्या होगा कि आपको उसमें परफेक्ट बॉन्ड एंगल भी मेंटेन रखना है और आपको परफेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर मैं शेप के ऊपर जाता हूं तो शेप में क्या होगा? लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा, पर लोन पेयर जो शेप है उसकी वजह के पीछे कारण क्या है? लोन पेयर। समझ रहे हो क्या?
अब देखो जरा, अगर मान लो मुझे किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो, बोलो। जैसे अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करता हूं तो हाइब्रिडेशन को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यूजिंग स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर ही पता लग जाए तो हम हाइब्रिडेशन तो बता ही सकते हैं इजीली। कैसे, देखो, कभी भी स्ट्रक्चर की हेल्प से हाइब्रिडेशन बताया जाता है तो स्टेरिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एसएन का मतलब स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। कभी भी पाई बॉन्ड को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं किया जाता। रीजन क्या है? पहली बात तो पाई, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं पाई बॉन्ड बनाते नहीं है। ऊपर से देखो, आपने अगर BeCl2 का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो BeCl2 ऐसे बनता है, ये BeCl2 है। CO2 कुछ ऐसा होता है, दिस इज CO2। और HCN कैसा होता है आपका? ये HCN है। देखो, कहने को तीनों लीनियर है, यहां पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे एक दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, यहां पे एक तरफ दो पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड की प्रेजेंस से फर्क पड़ता तो इनकी ज्योमेट्री शेप अलग आ रही होती। अरे समझ पा रहे हो क्या? इसलिए पाई बॉन्ड का रोल नहीं होता किसी भी स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन के अंदर। सिंपल हमें क्या करना है, स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर ये स्टेरिक नंबर की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है मतलब sp होगा, 3 आती है तो मतलब sp2, 4 होगी तो मतलब sp3। और ऑर्गेनिक में जब हाइब्रिडेशन को काउंट किया जाता है तब वहां पे रेजोनेंस का फैक्टर भी काउंट हो जाता है। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्टेरिक नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। वहां पे क्या होगा ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज विच इज बेसिकली लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ऐसा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब आप रेजोनेंस पढ़ लोगे जीयूसी में तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जैसे देखो, एक ये केस मेरे पास है और एक ये केस मेरे पास है। कोई आपसे इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पूछने लगा तो क्या कहोगे? ये अब पहली बात तो यहां पे N2 लगा लो। यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है। अभी जो लोन पेयर है, अरे बेसिक रेजोनेंस तो जानते हो ना यार, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है मतलब ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया। अगर लोन पेयर डीलोकलाइज है तो उसको स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि काउंट तो उन्हीं को करेंगे जो अवेलेबल होगा। अब ये अवेलेबल ही नहीं है तो काउंट करके भी क्या करेंगे? तो स्टेरिक नंबर 3 + 0 = 3, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp2। पर यहां बताओ, यहां पे ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है मतलब 3 + 1 = 4, तो क्या आएगी? sp3। ये हाइब्रिडेशन निकालना जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आगे चल के एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल, बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल करने में बहुत दिक्कत आएगी। जब बेसिसिटी आप पढ़ोगे जीओसी के अंदर तो वहां पे बेसिसिटी को चेक किया जाता है यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट लगता है वहां पे कि जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहती है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कोई अगर एक अच्छा एसिड है तो वो पुअर बेस होगा और कोई अगर अच्छा बेस है तो वो पुअर एसिड होगा। कभी भी एक कंपाउंड अच्छा एसिड और बेस नहीं हो सकता। तो अगर हम यहां से मॉलिक्यूल्स की एटम की हाइब्रिडेशन निकाल पा रहे हैं तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि किसमें परसेंटेज ज्यादा है किसमें कम है। जब तक यही निकालना में नहीं आएगा तो जो ये कार्यक्रम चलता है कहां पे? ऑर्गेनिक में, और ये वाला इनऑर्गेनिक। तो पहला तरीका तो होगा कि हम स्ट्रक्चर की हेल्प से किसी के भी क्या निकाल सकते हैं? स्टेरिक नंबर। पर मेन लफड़ा तो यही है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए, है कि नहीं? स्ट्रक्चर का तो मेन लफड़ा है। अगर स्ट्रक्चर में पता लग जाए तो कोई भी बता देगा हाइब्रिडेशन क्या होगी। तो जो दूसरा तरीका होता है इसको करने का, नोट किया है क्या? पहले वो लिख लो उधर वाला, फिर मतलब बेसिक भी ऐसा नहीं पढ़ रहे कि बिल्कुल ही बेसिक, समझ रहे हो क्या? बेसिक भी ऐसा मतलब आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा जरूरी है। छापेगा
अब देखो इन तीनों की हाइब्रिडेशन क्या होगी, सेम होगी ना, sp 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 sp। और गोलू क्या हाल है? बढ़िया एकदम मस्त। स्टेरिक नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन में जाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर होता है SN। दोनों में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टेरिक नंबर में। छाप लिया क्या? थोड़ा हाथ तेज चलाओ यार। तेरा था क्या? व्हाट्सएप चला रहा था क्या? तो व्हाट्सएप का मैसेज टोन है उसी की लग रही थी। अरे था किसी का भी हो यार। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स ने मोबाइल ही नहीं दिए थे 11-12 तक। तो कह रहे क्या करोगे लेके जाके, कॉलेज में लेना। मैं कहा अब तो ले ही लेंगे, छोड़ो फिर। चले आगे, ये नोट कर लिया था वाला। अब देखो पहला तरीका तो हमने देखा किससे, यूजिंग स्ट्रक्चर। पर स्ट्रक्चर अगर हमें पता होता तो सब कुछ आसान ही हो जाता। मतलब स्ट्रक्चर पता होता तो लाइफ कैसी हो जाती, झिंगा लाला वाली ना। अब क्या है सेकंड जो फैक्टर है दैट इज यूजिंग फॉर्मूला। अब आपको ये ध्यान रखने की जो फॉर्मूला होता है ये कैसा होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टेरिक नंबर निकालने का, क्या होता है, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अभी मत साथ साथ मत लिखना। देखो V का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। M का मतलब मोनोवैलेंट स्पीशी, क्या होगी, मोनोवैलेंट स्पीशी। मोनोवैलेंट स्पीशी का मतलब जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगी। जैसे देखो हाइड्रोजन हो गया और हेलोजेंस हो गए, और बताओ OH हो गया, NH2 हो गया और O नेगेटिव हो गया, NH नेगेटिव हो गया। ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे ना ये सारे, तो मोनोवैलेंट स्पीशीज है। C का मतलब क्या है इधर, एल्जेब्रिक चार्ज। एल्जेब्रिक चार्ज का मतलब चार्ज ऑन कटायन। और ये का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन अनायन या एल्जेब्रिक चार्ज। पर यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको मैग्नीट्यूड को काउंट यहां पे नहीं करना, और सॉरी आपको साइन को काउंट नहीं करना, मैग्नीट्यूड को काउंट करना है। अब ये जो फॉर्मूला है, पहली बात तो क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि कई केसेस में लगता है, कई केसेस में नहीं लगेगा। अब वो कौन कौन से केसेस होंगे जहां पे नहीं लगेगा, जैसे अगर मान लो आपके पास CO2 आया, CO2 क्या है, CO2 है। अगर आपको CO2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे, फॉर्मूले की हेल्प से बताओ। हाफ, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऑक्सीजन कैसा होता है, डाइवेलेंट होता है। कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर, +0, तो 4/2 कितना आया, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp। जैसे और बताओ, BH4 नेगेटिव, हाइब्रिडेशन बताओ सीधी क्या होगी, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरोन के पास, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने नहीं आ रहा तुमको, +4 और सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं अब हम लोग। जैसे और देखो SO3 की निकालो, बोलो यार। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, 6/2 3, तो क्या आ गई, sp2। तो ये तो वो केसेस हैं सारे जहां पे फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। पर अगर मैं उन केसेस की बात करता हूं जहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, वो कौन से केसेस होंगे, जैसे देखो अगर कहीं पे आपको सिर्फ CH3 लिखा हुआ है तो CH3 में काउंट करो एक बार, हाफ, कार्बन पे 4 + 3 कितना आया, 7/2, 3.5। कभी हाइब्रिडेशन सुनी है क्या, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, फ्री रेडिकल है। तो इन जैसे केसेस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो पॉइंट में आ रहा है ना यार। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, पहली लिमिटेशन। सेकंड देखो, अगर मान लो आपके पास MnO4 नेगेटिव आया, इसमें निकालो एक बार क्या होगा, हाइब्रिडेशन। मैग्नीज के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 + 1 कितना आया? 8/2 कितना आया? 4। 4 का मतलब sp3 होना चाहिए था, पर होता क्या है? D3s। हाँ तो वही तो कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला वहां भी नहीं लगेगा जहां पे आपके ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व होंगे। ये ट्रांजिशन मेटल है मैंगनीज, तो ये फॉर्मूला आपको वहां पे भी नहीं चिपकाना जहां पे आपके ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व होंगे। थर्ड केस देखो, थर्ड, अगर आपके पास मान लो बेंजीन आ जाए, अब बेंजीन में कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन? इस फॉर्मूले की हेल्प से। अरे वो तो अभी आपको पता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल इन्वॉल्व है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है इनके अंदर, तो इन जैसे केसेस के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहां पे भी आप यूज नहीं कर पाओगे इसको। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? पहला केस क्या है कि ये फॉर्मूला वहां एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे आपकी और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे फ्री रेडिकल टाइप है। सेकंड, अगर आपके पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व है तो वहां पे भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड केस क्या है कि अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है तो वहां भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब फोर्थ क्या है, अगर मान लो आपके पास कहीं लिखा है PCl5, सिंपल PCl5 लिखा है, तो इसकी अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालने जाऊंगा तो क्या होगी? हाफ। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 + 5 10/2 5, मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गई? sp3d। पर अगर मैं यहां पे ब्रैकेट में सॉलिड लिख देता हूं, सॉलिड, तो क्या होगा? तो जो सॉलिड स्टेट में जितने भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं उनके केस में भी यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि PCl5 जो सॉलिड होता है वो दो फेज में एग्जिस्ट करता है, एक तो PCl4 नेगेटिव और एक PCl6 नेगेटिव। तो उन केसेस के लिए भी आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है जहां पे आपका मॉलिक्यूल सॉलिड फेज में एग्जिस्ट कर रहा हो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये भाई जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है हर जगह नहीं चिपकाते, कहां कहां चिपकाना है वो मैंने आपको बता दिया है, और क्या इनकी लिमिटेशंस हैं ये आपको ध्यान रखनी है। सही है, छाप लो जल्दी से। किनका? हाँ, पर इसके तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना भाई साहब, तो पहले आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। अरे ये बच गए ना, इनके अलावा इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना। लिमिटेशन के देखेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की हाइब्रिडेशन अलग से देखी जाती है, ये इसको कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ये आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गया तो उसके ऑर्गेनिक में हाइब्रिडेशन देखेंगे। और ये क्या आ गया आपका? PCl4 के PCl6 में निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको दिया गया तो PCl5 सॉलिड और आपको कहा गया होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन निकालो, तो आप क्या कहते हैं? sp3d, इस फॉर्मूले की हेल्प से। पर होती नहीं है क्योंकि वो तो दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है ना। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? और डाइवेलेंट कौन कौन सी होंगी ये भी लिख लेना भाई, पता लगे। डाइवेलेंट कौन कौन सी होंगी? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S, ये सब क्या है? डाइवेलेंट है। और डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड Cr2, अरे कार्बन भी तो टेट्रा। तो एक्सप्रेशन बहुत घातक देते हो तुम लोग। अब जो आपको डीपीपी में सवाल देगा तब तो कर लोगे, वो किससे करोगे? इससे कर लेना या इससे कर लेना, पर देख लेना लिमिटेशन क्या है। और एक और केस यहां पे आप लिख सकते हो, अभी के लिए मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, पर वो फिर केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो जाता है। आपको कल मैंने एक ड्रैगो मॉलिक्यूल बताए थे। ड्रैगोस कौन कौन से थे? जैसे PH3 और ASH3 और SbH3, ये सब, बाकी H2S, H2Se, ये सब क्या होते हैं? आपके ड्रैगो मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिटेल में पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो इन केसेस के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब इनमें हाइब्रिडेशन ही नहीं होती। अरे यार, इस फॉर्मूले के ख्याल से तो हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जब इनके अंदर हाइब्रिडेशन होती नहीं है तो फॉर्मूले से निकालेंगे क्या? तो अभी के लिए लिख लेना कि ड्रैगो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको भी हम लोग, उनकी भी जो हाइब्रिडेशन होती है वो इस फॉर्मूले से नहीं निकाली जा सकती। अब जिसको भी ड्रैगोस का आइडिया नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे बता दिया जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया भी था कि यहाँ पे नो हाइब्रिडेशन का केस क्यों है, बताओ एक बार। मैंने आपको शायद कल या परसों बताया था, व्हाई देयर इज नो हाइब्रिडेशन इन केस ऑफ PH3। कुछ मैंने रीजन बताया था आपको।
बोलो क्या बताया था? हाँ, क्योंकि पहली बात तो फॉस्फोरस, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करता हूं उसके बाद लोन पेयर होगा, तो एस जो है आपका एस ऑर्बिटल है वो पहले से पेयर्ड है, और पी में आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। 3s2 3p3 होती है फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मुझे 3 हाइड्रोजन्स को कनेक्ट करना है यूजिंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, तो क्या होगा? पहली बात तो वहां पे NH3 की अगर बात करते हैं तो NH3 में P को इसलिए S की जरूरत थी क्योंकि अगर P S को मिक्स ना करता तो बॉन्ड एंगल ना बढ़ता। कल मैंने बताया था आपको, अगर मिक्सिंग नहीं हो रही थी तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का था, पर जैसे इसमें S मिक्स हुआ था, यहां S मिक्स हुआ था, तो ये थीटा बढ़ गया था। इसलिए NH3 में थीटा बनाना जरूरी क्यों था? क्योंकि सेंट्रल मेटल का साइज छोटा था, तो साइड एटम आपस में टक्कर मारते, पर फॉस्फोरस का साइज जो है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा है। तो अगर नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा साइज है तो पहले से ही हाइड्रोजन दूर दूर होंगे, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा ही नहीं, तो S डालने की जरूरत क्या है? अरे तो इसलिए ड्रैगो का केस क्या है? पहली बात तो 2 केसेस होते हैं ड्रैगो में, एक तो आपके पास लोन पेयर होने चाहिए, सेकंड केस आपके पास कोई सेंट्रल एटम का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं? डिटेल में पढ़ोगे भी ड्रैगोस को, ये तो ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, बेसिक बेसिक चीजें। क्योंकि क्या होता है जब जीओसी में अपने बेसिसिटी पढ़ते हैं तो अपने को नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन ही ध्यान नहीं रहती, कब sp2 होता है कब sp3 होता है, तो कम से कम पहले ये निकालना आएगा तब जाके बेसिक स्ट्रेंथ समझ पाओगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है कहां लगाना है सिर्फ? अरे कहां लगाना है ये? हाँ, क्योंकि लोकलाइज और डीलोकलाइज तो टर्म्स ऑर्गेनिक किया ना, रेजोनेंस छाप लिया क्या? पूरा करो ना, नोट करो। अब हम बढ़ने वाले अपने मोस्ट कौन सा टॉपिक? कल जिसकी चर्चा मैं कर रहा था आपसे, लगाओ हेडिंग, जिसने लिख लिया वो हेडिंग लगा लो, एक्साइटेशन थ्योरी, एंड जिसने नोट कर लिया वो हेडिंग लगा लो जल्दी से, एक्साइटेशन थ्योरी एंड चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिनन। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिनन। देखो स्टार्ट कर रहे हैं किससे? कार्बन से। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बोलो? 1s2 2s2 एंड 2p2। कल जब हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, किसका? CH4 का, तो इसको देख के आइडिया हो गया था कि हमें कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड बनवाने हैं। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहा हूं तो ये देख के मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये देख के समझ में आ रहा है क्या कि कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा? अब आप लोग क्या कहोगे, सर कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को उठाना है और यहां पे फेंक देना है। तो मतलब अगर मैं इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इस तरह से लिखी जाएगी। देखो ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर हमने तो हर बार 10th क्लास से यही पढ़ा है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ये तो नहीं पढ़ा कार्बन एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावैलेंट होता है। कभी ये पढ़ा है क्या हमने? हम हमेशा क्या कहते हैं, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड का रायता फैला के रखा है कि नहीं? कभी ये तो नहीं कहा कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए कार्बन की ग्राउंड स्टेट ही एक्साइटेड स्टेट होती होगी, बोलो। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां पे की है, क्या मैं हर एटम के लिए कर सकता हूं क्या? मतलब कहीं ना कहीं यहां पे एनर्जी डिफरेंस इन्वॉल्व होगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पे s ऑर्बिटल की, ये मेरे पास p ऑर्बिटल है और ये मेरे पास क्या थे? d ऑर्बिटल है।
अगर मैं इनके एनर्जी डिफरेंसेस की बात करता हूं, सपोज P और S के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको मैं डेल्टा E1 से डिनोट कर रहा हूं, P और D के बीच का डेल्टा E2 और S से लेके D तक का डेल्टा E3। अब जनरली क्या होता है एक्साइटेशन के टाइम पे, या एक्साइटेशन जब हम लोग उसका कराया करते हैं, तो एक्साइटेशन जनरली दो तरीके की होती हैं। एक होता है फ्री एक्साइटेशन और एक क्या होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन। क्या है एक्साइटेशन जनरली दो तरीके की हैं, एक फ्री होगी और एक कैसी होगी फोर्स्ड होगी। फ्री एक्साइटेशन का मतलब ऐसी एक्साइटेशन है जिसमें एनर्जी डिफरेंस पहले से क्या होगा कम होगा। मतलब फ्री एक्साइटेशन ऐसी एक्साइटेशंस हैं जिनमें चेंज इन एनर्जी इज लेस देन द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होगी। अगर मान लो रूम टेम्परेचर पर ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है और एक्साइटेशन कराने के लिए कम एनर्जी चाहिए तो वो मतलब फ्री हो गया। अगर ये जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी, मतलब कैसा हो गया फोर्स्ड हो गया, हमें करवाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा एनर्जी का डिफरेंस फ्री होगा और कौन सा फोर्स्ड का होगा। तो जनरली जो NS से NP तक का एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द फ्री एक्साइटेशन, वो फ्री होता है। और अगर मैं बात करता हूं NS से ND की या फिर NP से ND की, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज फोर्स्ड, दैट इज फोर्स्ड एक्साइटेशन। ये इजीली समझ भी सकते हैं हम लोग। अभी हमने ताजा पढ़ा है पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। याद करो S दूर तक आ गया था, न्यूक्लियस के पास आ गया था, P यहां चला गया था। अगर मैं D की बात करता हूं तो D और भी दूर चला गया होगा, जंगलों में चला गया होगा। मतलब D का जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस पे वो और भी कम हो गया होगा, तो D तो और भी दूर चला गया। मतलब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। इसलिए यहां से यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज फ्री। ये वाला फोर्स्ड और ये वाला भी फोर्स्ड एक्साइटेशन होगा। अब मुझे बताओ खाली एनर्जी डिफरेंस देख लेने से ही एक्साइटेशन हो जाया करेगा क्या? इज एनर्जी डिफरेंस द ओनली क्राइटेरिया फॉर एक्साइटेशन? एक्साइटेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? कब कब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा पाएंगे, कब कब नहीं करा पाएंगे? उसकी दो बातें हैं। पहली बात, प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड कंटेन वेकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को उठा के अगर बाहर फेंकना है तो जंगल में तो नहीं फेंक सकता ना, किसी ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो अगर मैं एक्साइटेशन की दो कंडीशंस की बात करता हूं तो जो पहली कंडीशन होगी वो क्या होगी? अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। तो जो प्राइमरी कंडीशन है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। और जो सेकेंड कंडीशन होगी वो क्या होगी? एनर्जी डिफरेंस की। सेकेंडरी कंडीशन क्या होगी? एनर्जी डिफरेंस की। सेकेंडरी कंडीशन है हमारे पास एनर्जी डिफरेंस। अब मुझे बताओ वहां से देख के कि प्राइमरी जो कंडीशन है और जो सेकेंडरी कंडीशन है उसको अगर मुझे फ्री और फोर्स एक्साइटेशन के साथ मैच कराना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्री एक्साइटेशन कराने के लिए सिर्फ प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए, सेकेंडरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी तो ऑलरेडी एनर्जी गैप तो छोटा है। दोबारा सुनो, फ्री एक्साइटेशन का मतलब क्या था? एनर्जी डिफरेंस कम है, और वही हमारी सेकेंडरी कंडीशन भी है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास फ्री एक्साइटेशन है तो उसके लिए प्राइमरी कंडीशन चाहिए, सेकेंडरी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी है। अगर मैं फोर्स एक्साइटेशन की बात करता हूं तो बताओ दोनों चाहिए। मतलब प्राइमरी का मतलब ही हो गया कि सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी वेकेंट ऑर्बिटल की। बताओ, अब एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास कार्बन है और एक मेरे पास नाइट्रोजन है। कार्बन में 1s में 2 या 2s2 और ये क्या था अपना 2p2 था। नाइट्रोजन में क्या था 2s2 और 2p3। अब देखो बेशक इनकी एक्साइटेशन फ्री है पर प्राइमरी कंडीशन फेल हो चुकी है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। अब इस इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंकूं कहां? सोच पा रहे हो? मतलब यहां पे बेशक S और P के बीच का जो डिफरेंस कम है वो फ्री है, पर अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंकूं कहां पे? इसलिए ये एक्साइटेशन यहां पे नहीं हो पाता। तो इसलिए कभी भी नाइट्रोजन आपका 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। नाइट्रोजन 3 तो बना लेता इजीली, और 4th बनाता है वो भी कोऑर्डिनेट। अरे कोऑर्डिनेट डोनेट करेगा ना?
तो मैक्सिमम जो कोवेलेंसी नाइट्रोजन शो कर सकता है दैट इज 4। पर अगर मैं कार्बन भी 4 करता है, पर अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूं, किसकी, फास्फोरस की, तो ध्यान देना एक बार, ये 3s2 है, ये आपका क्या होगा 3p3 है, और इस बार क्या आ चुका है आपका वेकेंट डी आ चुका है। मैं आपको बता चुका था क्वांटम नंबर में भी कि जब n की वैल्यू 2 होती है तो d डिफाइंड ही नहीं होता, ये बताया था। अब अगर यहां पे फास्फोरस के केस में थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो n की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, तो मतलब यहां पे 3d का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अब यहां देखो, यहां पे भी 2 केसेस है मेरे पास, ऑर्बिटल यहां पे खाली है, पर चेक करना पड़ेगा कि ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन उठा के फेंकना है इसके अंदर, वो कब कब होगा, कब कब नहीं होगा। इस केस में प्राइमरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पर सेकेंडरी कंडीशन, क्योंकि सेकेंडरी कंडीशन के लिए एनर्जी का जो गैप है वो कम होना चाहिए। पीछे समझ में आ रहा है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब फास्फोरस के साथ दिक्कत क्या है कि फास्फोरस अपनी कोवेलेंसी 3 भी शो करता है और 5 भी शो करता है। कब कब 3 करेगा, कब कब 5 करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ अटैच एटम क्या है, साइड एटम क्या होंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पे हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की, तो pH3 तो बनता था, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल है, एक्साइटेशन कराना ही नहीं है, तो बन जाएगा pH3। पर अगर मैं pH5 की बात करता हूं तो pH5 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को 5 बॉन्ड अगर फास्फोरस के साथ बनाने हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां फेंकना होगा, जो कि फिजिबल नहीं है एनर्जी डिफरेंस, मतलब NS से ND का एनर्जी डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो यहां कहीं पे सवाल उठ जाता है कि कहीं ना कहीं हमें चार्ज को कांटेक्ट करना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं फास्फोरस के ही दूसरे मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो PCl3 भी बनता है बहुत मस्त तरीके से, और PCl5 भी बनता है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे साइड एटम का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। साइड एटम यहां डिसाइड कर रहा है कि कहां पे कोवेलेंसी 3 होगी और कहां पे कोवेलेंसी 5 होगी, बोलो। तो कहीं ना कहीं मुझे फास्फोरस के ऊपर क्या क्रिएट कराना पड़ेगा, चार्ज। और वो चार्ज क्रिएट करने से होगा क्या, उसको भी हम पढ़ेंगे, पहले इसको छापो, पढ़ेंगे डिटेल में, मस्त मजा आएगा, पढ़ो और मतलब छापो। इतनी बात समझ में आई, यहां तक की राम कहानी समझ में आई, बिल्कुल नई चीज है क्या ये चीज, ये नई नया नया लग रहा है कुछ। तो मैं वही कह रहा हूं, बेसिक्स पढ़ेंगे पर बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे। आपको थोड़ा बताऊंगा कि कार्बन होता है, वो 10th क्लास वाली थोड़ा ना पढ़ेंगे। 10th क्लास में एक चैप्टर आता है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बताते हैं ना। और इधर कोटा वोटा घूमने गए कि नहीं गए हो अभी तक, अब तक कहाँ ही गए होगे, नहीं जाओगे सैटरडे संडे को, संडे को, सैटरडे तो तुम्हारी कल तो क्लास है ना, हाँ संडे को छुट्टी है ना। 7 वंडर जाएगा, कौन जाएगा 7 वंडर, जाके आ गया, क्या बात, क्या बात, किसी को बता के तो जाया कर, किसके साथ गया था, फिर ठीक है। ये कंडीशन, हाँ, या अपने जो कोवेलेंसी को एक्सटेंड करने की है, कोवेलेंसी है ना, कोई बॉन्ड कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा, दैट इज कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी को एक्सटेंड के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहली बात तो हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम तो नहीं हो सकता, लिथियम लिथियम तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये केसेस कहां पढ़ रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट केसेस में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। आयनिक में तो पहले ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो ही चुका है ना। लिथियम +2 बनेगा कब, जब वो आयनिक होगा। छाप लिया क्या,
नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये पहले से वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, पर आपको जंप इस तरह से कराना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी मेंटेन रहे। ये नहीं हो सकता ना कि आपने यहाँ से अगर अपोजिट स्पिन का उठाया तो उसको अपोजिट कर दोगे तो मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गई ना, वो तो हूंस रूल को वोलेट कर जाएगा। तो रूल्स में वही 3 ध्यान रखने जो हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के। सभी ने छाप लिया क्या? अरे बोलो यार। अब देखो, जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन हमें कराना है, ये भी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कितने तरीके का पढ़ना है हमको। एक होता है हमारे पास चार्ज के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, और एक क्या होता है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों ने एमओटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। आप लोग रट्टा मारते हो कि नाइट्रोजन तक तो ये रखना है, नाइट्रोजन के बाद वो रखना है, तो वो कहां से समझ में आता है? यहां से, वो यहां से समझ में आएगा। इस पे भी आएंगे अभी। देखो, अगर मैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं, पहले बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर एक मेरे पास ए सेंट्रल एटम है तो इसका साइज लगभग ये है। अगर ए से मैं ए डेल्टा प्लस पे जा रहा हूं, किस पे? ए डेल्टा प्लस पे, तो क्या हुआ? साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था? ए डेल्टा प्लस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस पावरफुल हो चुका है, तो न्यूक्लियस अब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो इस कारण हमारा साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब यहां सपोज करो आपका अभी यहां पे क्या था, इस केस में मान लेते हैं, मान लो ये NS था, और यहां कहीं पे आपका NP था, और यहां कहीं पे आपका ND था, और दिस इज योर न्यूक्लियस। ये केस था। जैसे ही मैं ए से ए डेल्टा प्लस पे बढ़ता हूं तो उसमें क्या हुआ? बिल्कुल एक बार ध्यान से देखना, ये NS है, ये NP है, और ये वाला ND है। अब जैसे ही इस न्यूक्लियस ने इनको अट्रैक्ट किया तो ज्यादा NS अट्रैक्ट होगा, NP या ND? बताओ। NS ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, तो इस तरह से यहां पे अट्रैक्शन होना चाहिए था। बट जब एक्चुअल में आप देखने जाओगे तो NS कुछ हद तक अट्रैक्ट हो पाता है, NP यहां रहता है, और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है आपका ND वाला। अब इसका रीजन क्या है? रीजन इसका होता है, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आपका NS वाला ऑर्बिटल है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले एक पेनल्टीमेट शेल होगा। अरे यार, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है? आउटर शेल से अंदर वाला शेल। दिस इज N-1 वाला। अरे यार, अब ये फील्ड होगा ना, यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये आपका पेनल्टीमेट शेल है, ये आपका NS वाला है। NS को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए था क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, पर क्योंकि इसके आगे एक पेनल्टीमेट शेल ऑलरेडी लगा हुआ है जो कि फील्ड है, तो ये इसको ज्यादा अंदर तक आने नहीं देगा। मतलब ये जो अट्रैक्शन फील करेगा उसको बैलेंस करने के लिए इसको रिपेल कर देगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो दिस इज नोन एज अट्रैक्शन रिपल्शन काउंटर बैलेंस फिनोमिनन। क्या हो रहा है? ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो दोनों बैलेंस हो रहे हैं, काउंटर बैलेंस हो रहे हैं दोनों, तो जाहिर सी बात है ये कम अट्रैक्ट हुआ होगा। अरे यार, इस चक्कर में ज्यादा पेनिट्रेट कौन हो गया? ND वाला, क्योंकि उसको तो लगा कि न्यूक्लियस ने खींचा है, अरे न्यूक्लियस ने बुलावा भेजा, चलो चलते हैं, तो वो बहुत तेजी से आएगा, पर उसको दिखेगा आगे कि NS ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया है क्योंकि ये काउंटर बैलेंस हो चुका है। अरे यार, मतलब पहले जो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था वो एनर्जी डिफरेंस कम हो चुका है। अगर ये डेल्टा E1 है, ये डेल्टा E2 है, तो डेल्टा E1 बड़ा है ना डेल्टा E2 से, और अगर ये एनर्जी डिफरेंस कम हो चुका है मतलब एक्साइटेशन फ्री हो चुका है। फॉस्फोरस के पास ऑर्बिटल खाली पहले से था, फ्री एक्साइटेशन में करा दिया, अब क्या होगा? वो कोवलेंसी को एक्सटेंड कर पाएगा। अब सपोज ये एक ही जगह पे फॉस्फोरस है और इसकी जगह पे भी फॉस्फोरस है, अगर मैं PCl5 की बात करता हूं तो क्लोरीन क्योंकि फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा, जिस कारण इसका साइज कम होगा। साइज कम होने से NS ND के बीच का एनर्जी डिफरेंस घटेगा, एक्साइटेशन फ्री हो जाएगा। पर यह कार्यक्रम हाइड्रोजन नहीं कर पा रहा था क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तो ये प्लस चार्ज यहां पे क्रिएट नहीं कर पा, इसलिए
PH3 तो बन जाता है, PCl5 भी बन जाता है, PCl3 भी बन जाता है, पर PH5 नहीं बनता। समझ में आया क्या? तो मतलब अगर मैं बात करता हूं कुछ एटम्स की, देखो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, आपको बताना है। देखो NCl5 क्यों नहीं बनता बताओ? कौन सी कंडीशन फेल हो रही है यहां पे? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर मैं बात करता हूं PH5 की तो बताओ? दोनों, मतलब प्राइमरी तो है इसके पास, वेकेंट ऑर्बिटल तो है, पर एनर्जी डिफरेंस कम है, तो मैं कह सकता हूं सेकेंडरी कंडीशन यहां फेल हो रही है। अगर मैं बात करता हूं IH5 की, IH7 की, तो इसमें भी क्या होगा? एग्जिस्ट करेंगे क्या? ये नहीं करेंगे, इनमें भी सेकेंडरी कंडीशन फेल हो गई, और इसमें क्या है? प्राइमरी कंडीशन है। मतलब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि कौन कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स प्राइमरी कंडीशन में फेल हो जाएंगे और कुछ सेकेंडरी कंडीशन। अब एक और इंटरेस्टिंग केस है, देखो SCl6 आप सभी ने सुना होगा, सल्फर Cl6। इसमें एक तो डेल्टा प्लस चार्ज है और सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, मतलब प्राइमरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और सेकेंडरी भी, पर फिर भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज छोटा है और बल्कि Cl हमने इसके चारों तरफ लगाए हुए हैं, मतलब इसके नॉन एग्जिस्टेंस का आंसर क्या होगा? स्टेरिक क्राउडिंग। क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो अब आप इजीली बता पाओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपली यू हैव टू चेक द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन आपको देखते ही पता लग जाएगी, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो पहली बात तो वहां पे अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे आपको साइड एटम को चेक करना है, अगर साइड एटम सेंट्रल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब जाके वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर पाएगा। अरे बोलो, समझ में आया क्या? छाप लो। तो इसको क्या लिखोगे यहां पे? इस फिनोमिनन को क्या लिखोगे? अट्रैक्शन, रिपल्शन, काउंटर बैलेंस फिनोमिनन। कुछ पढ़ा था ऐसा? कुछ मजा आ रहा है? कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है? नहीं खींचेगा तो मतलब यहां पे आप लिख सकते हो कि NS ज्यादा पेनिट्रेट होना चाहिए था, पर होता कौन है? ND वाला, तो वो इक्वल से तो खींच ही नहीं रहा है, वो सबसे ज्यादा तो NS को खींचेगा क्योंकि सबसे पास है, पर क्योंकि ये फुली फिल्ड शेल इसके आगे आ रहा है, इसको ज्यादा अंदर तक आगे आने नहीं दे रहा है। तो सर जो P वाला शेल है वो D को रिपेल नहीं करेगा? किसको? तो P और D के बीच में तो पहले डिफरेंस काफी था ना, शील्डिंग से हमने D को तो जंगलों में दूर भेज दिया था। अरे वो तो यहां बनाने को मैंने ऐसे बनाया है, इसको मैं स्केल लेके थोड़ी ना बना रहा हूं, मैं तो एक्चुअली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पर NS, NP, NP और ND के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली हमें NS और ND का एनर्जी गैप घटा दिया यूजिंग दिस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। क्या चीज? पेनल्टीमेट शेल तो अपनी जगह पे रहेगा ना, पेनल्टीमेट शेल तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होगा ही, पर ये इलेक्ट्रॉन इसको आगे अंदर तक आने नहीं देंगे ना ज्यादा। अरे यार, एक इलेक्ट्रॉन पे 2 फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आप जब अभी स्टार्ट करोगे कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ना डिटेल में, तब एक इस तरीके का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे देखो, आप अभी पढ़ोगे इसको। रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट करता है या अट्रैक्टिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो न्यूक्लियस तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मान लो ये एक न्यूक्लियस है और एक ये बी न्यूक्लियस है, तो ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कभी दो पास आएंगे कभी दोनों दूर रहेंगे? अरे यार, तो एक स्पीशी 2 इंटरेक्शन फेस करती है। सिमिलरली जो इसका न्यूक्लियस होगा, इसके इलेक्ट्रॉन से तो अट्रैक्शन फेस करेगा, पर इसके न्यूक्लियस से रिपल्शन फेस करेगा। तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, वो आप पढ़ोगे डिटेल में इसको। स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है जब जाके हम पता पाते हैं इसको। अरे यार, कुछ ज्यादा हाई फाई बातें तो नहीं चल रही? कभी कोई फैल रहा होगा, कभी कोई फैल तो नहीं रहा है? समझ में आ रहा है? कोई ऐसी भारी भयंकर बातें नहीं चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक चल रहा है इनऑर्गेनिक का।
और अब इसको पढ़ते हैं पीरियोडिक को, पहले इसको नोट कर लो। वैसे रटा तो सभी ने होगा आप लोगों ने एमओटी, तो नाइट्रोजन तक तो इसको रखेंगे नीचे, नाइट्रोजन के बाद इसको ऊपर फेंक देंगे, तो नाइट्रोजन तक ही क्यों, वाई नॉट आगे? याद ही नहीं रहता, कुछ रीजन होगा ना उसका। कईयों तो वो बना के भी कोशिश नहीं की होगी, सीधा इन्होंने कह दिया होगा हाँ 14 का 3, 13 का 2.5, ये रूल भी फर्जी है। काम कहां चलेगा? जहां पे आपके होमोडायटोमिक होंगे। होमोडायटोमिक का मतलब C2B2 N2O2, दीज आर होमोडायटोमिक। अगर मैं हेटेरोडायटोमिक की बात करता हूं CO NO BF, इनके भी एमओ बनते हैं, यहां नहीं लगता है रूल। किसका था? मतलब ये जो आप रूल पढ़ते हो 14 का 3 होता है, आगे फिर 0.5 कम करते रहते हो, ये सिर्फ वहां लगता है जहां पे आपके एटम्स होमोडायटोमिक हैं। कहां पे? किसके हिसाब से? कौन से एटम की बात कर रहे हो? मतलब O2 मॉलिक्यूल है तो वही तो है, ये एमओटी समझाती है ना चीजें, कौन डायटोमिक होगा कौन मोनो होगा, उसका एमओ डायग्राम बना के चेक करना पड़ता है। ये तो जुगाड़ के लिए सही है कि आपके लिए अगर होमोडायटोमिक आता है तो एमओ ना बनाना पड़े, सीधा सीधा बनाते हुए चल दें हम लोग, उसके लिए है ये। करता है पर होमोडायटोमिक तक ही। तो कोई जुगाड़ अगर आप ध्यान रख रहे हो तो उसको भी याद करो कि कहां कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, हर जगह नहीं चिपकाते इसको। जैसे वो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया स्टेरिक नंबर निकालने वाला, वो हर जगह नहीं लगा सकते, कुछ केसेस होंगे। नोट किया सभी ने? करो करो आराम से, कोई बात नहीं। अभी पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपको पीरियड में क्या पता लग रहा है कुछ? पीरियोडिक का मतलब क्या होगा? अलोंग द पीरियड, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अलोंग द पीरियड साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब उससे क्या होता है और उसको इससे कैसे कंपेयर करेंगे अभी हम देखते हैं। नोट कर लिया? फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो आजकल? हैं? समझ में आ रहा मजे से? क्या चीज? आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एडवांस के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या बढ़िया, चल कुछ थ्योरी वेरी नहीं बता रहे क्या वो? अच्छा क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाता, बढ़िया से चल रहा है बस। फिर अरे बस देखो अब क्या है हमारे पास पीरियोडिक वाला, आओ समझते हैं एक बार। अगर मान लो मेरे पास एक कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? साइज मेरा डिक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, या आप ये भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। डिटेल में तो थोड़ा बहुत तो टर्म्स का आइडिया होगा आपको, जेड इफेक्टिव क्या है, बिल्कुल भी बेसिक तो नहीं है ना। अब देखो अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो सपोज कार्बन का साइज ये है मेरे पास, दिस इज कार्बन। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन का साइज कुछ ये है। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे एक बार कार्बन और कार्बन डेल्टा प्लस से, देखो यहां मैं बात करूंगा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की और यहां मैं बात करूंगा किसकी? पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की। अब चार्ज की मैं बात करता हूं तो ये कार्बन का साइज है मान लो, और ये आपके कार्बन पॉजिटिव का साइज है। यहां से यहां तक जाने में भी आपका रेडियस कम हो रहा है,
मतलब कार्बन से कार्बन प्लस तक जाने में, और यहां पे कार्बन से नाइट्रोजन तक जाने में भी आपका डिफरेंस कम हो रहा है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या हो गया, NS वाला है, यहां कहीं पे आपका NP है, और यहां कहीं पे आपका क्या है, ND है। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब कार्बन से नाइट्रोजन तक मैं जब जा रहा हूं तो साइज छोटा हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस आपका पावरफुल हो रहा है, तो उनको आगे की तरफ खींचेगा। पर यहां क्या होगा, अगर मैं इसको चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से कंपेयर करना चाहता हूं, तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में जो ऑर्बिटल्स थे NS और ND, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। पर पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में उसका उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ आ रहा हूं तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है नाइट्रोजन में। न्यूक्लियस तो पावरफुल हो ही रहा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो ही रहे हैं, मैं कंसर्न हूं इलेक्ट्रॉन से। कार्बन से जब नाइट्रोजन पे जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वो भी किस में, पी में, जो कि ऑलरेडी पी में पड़े इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। अरे यार, इस बार क्या होगा, इस बार जो NS NP ND खींचे चले आ रहे थे न्यूक्लियस की तरफ, अब क्या होगा, अब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमने चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी डिफरेंस को कम किया था, और पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन से उनके बीच के एनर्जी डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन से कार्बन डेल्टा प्लस तक आते आते इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। अरे यार, यहां तो सिर्फ चार्ज डेवलप हो रहा था ना, पार्शियल चार्ज, पर यहां पे कार्बन से नाइट्रोजन तक आते आते एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं, आपने जब MOT पढ़ा था तो आपने कहा था कि नाइट्रोजन के बाद हम लोग अलग MO डायग्राम बनाते हैं। वैसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक करोगे तो ये क्या है, 2s2 है और 2p4 है, मतलब 1 2 और 3, ये तो नाइट्रोजन की हो गई। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो वो पेयर अप होगा, और जब वो पेयर अप होगा तो यहां पे इनके बीच में रिपल्सन और ज्यादा एनहांस होगा, इसलिए इस 2s और 2p के बीच का डिफरेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इधर देखो, इधर देखो, ये नोट कर लिया था। अगर मान लो मेरे पास ये कहीं पे बोरोन है, मान लो बोरोन से स्टार्ट करते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देखो, अगर बोरोन का यहां कहीं पे आपका 2p है तो यहां कहीं पे उसका 2s होगा। अगर मैं बोरोन से कार्बन तक गया तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, मतलब 2s की एनर्जी कहीं नीचे आएगी और थोड़ी सी 2p की भी नीचे आएगी इसके कंपैरिजन में। पर जो नेट इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है s और p के बीच का, ये तो बढ़ रहा है ना। अरे यार, अगर मैं कार्बन से नाइट्रोजन पे आऊंगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 2s की एनर्जी कहीं यहां चली गई, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो पावरफुल हो रहा है, पर 2p की भी एनर्जी कम होगी। अब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा p में रिपल्सन भी तो बढ़ेगा ना। पर जैसे ही मैं नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, सॉरी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाऊंगा तो एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहां पे आप इनको मिक्स भी नहीं करा पाओगे। जब आपने MOT पढ़ी होगी तो MOT पे आपने पढ़ा होगा sp मिक्सिंग के बारे में, किसी ने नहीं पढ़ा? चलो छोड़ो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक आते आते आपने जब MO डायग्राम क्रिएट किया था तब आपने ये कहा था कि यहां सिग्मा हो जाता है, यहां 2 पाई होते हैं, फिर यहां पाई और सिग्मा होता है। जब आप ऑक्सीजन पर आए आपने अपनी बात को पलट दिया, आपने कहा ऊपर तो सिग्मा लेके जाऊंगा, नीचे 2 पाई, फिर 2 सिग्मा और 1 पाई, ऐसे बनाया था। ये होता कैसे है? इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक मैं जब जा रहा हूं तो 2s और 2p के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और एक फिनोमिनन होता है जिसको कहा जाता है sp मिक्सिंग। डिटेल में पढ़ोगे, अभी थोड़ा ध्यान रखना। sp मिक्सिंग जो होती है उसकी वजह से यहां पे सिग्मा की एनर्जी लोअर हो पाती है इस वाले की, नाइट्रोजन में, और sp मिक्सिंग तभी तो होगी जब s और p के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम रहा होगा। sp मिक्सिंग कैसे होती है देखो, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। देखो आपको, सपोज ये s ऑर्बिटल है, ये आपका क्या था, p। sp मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि p में ये px है, ये py और ये pz है, तो ये आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने से पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। कैसे? s इंटरमिक्स हो जाता है किसके साथ, pz के साथ। डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पढ़ोगे आगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं डिटेल में, थोड़ा ध्यान रखना।
sp मिक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये 3 p ऑर्बिटल है, ये आपके पास s ऑर्बिटल है, तो ये बाद में जाके एमओ डायग्राम बनाते हैं ना। अरे आपने यार एमओ डायग्राम तो पढ़े होंगे यार, बिल्कुल भी इतना तो नहीं है बिल्कुल जीरो हो, सभी ने पढ़े हैं ना यार, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। तो आप इस तरीके से बनाते हो ना इनको। नाइट्रोजन में तो सिग्मा को नीचे रखते हो, ये 2 पाई स्टार और सिग्मा स्टार, पर ऑक्सीजन में क्या कर देते हो, सिग्मा को उठा के ऊपर कर देते हो। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक जाते जाते इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ चुका है तो एस अब पी के साथ इंटरमिक्स नहीं कर पाएगा ना, मतलब एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होगी तो एमओ डायग्राम में सिग्मा की एनर्जी नीचे नहीं जाएगी। मतलब जब डिटेल में, भाई और बहनों, जब डिटेल में आप एमओ डायग्राम पढ़ेंगे तो जब आपको एमओ डायग्राम बनवाया जाएगा तब यह कहा जाएगा कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऐसा कहा जाएगा। नाइट्रोजन तक एसपी मिक्सिंग हो पाती है पर नाइट्रोजन के बाद नहीं होती। कैसे होती है, क्यों होती है, वो आप वहां पढ़ोगे। पर नाइट्रोजन के बाद क्यों एसपी मिक्सिंग नहीं होती, उसका रीजन क्या है, दिस पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि एस और पी के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिससे ये दोनों इंटरमिक्स नहीं कर पा रहे। डिटेल में वहां पढ़ोगे, रीजन ये है, वहां नहीं बताया जाएगा। वहां सीधा कह दिया जाएगा कि नाइट्रोजन में एसपी मिक्सिंग होती है पर ऑक्सीजन में नहीं होती। तो आपको वहां खुद सोचना है कि ऑक्सीजन में क्यों नहीं होती। रीजन क्या है कि 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत बढ़ चुका है। समझ में आ रहा है क्या? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या है समझ में आया, पीरियोडिक क्या है समझ में आया, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा समझ में आया। तो मतलब एक इंटरेस्टिंग बात आप लिख सकते हो यहां पे, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से आप लिख सकते हो कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से हमने ऑर्बिटल्स की एनर्जी को घटाया था पर पीरियोडिक को खोल दिया वापस से। रीजन क्या है कि वहां पे एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पर चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, तो चार्ज ही होता है, मतलब डेल्टा प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया से। कुछ लग रहा है आपको केमिस्ट्री कुछ बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं? क्या हो गया हैं चंपू, क्या हुआ, क्या हुआ? कह रहा सर वही, अरे भाई वही तो, क्या वही, क्या रिकॉर्ड करना होगा? तो पूछ लो ना, क्या समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ ना। अब तुम सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश में सुंदर सुंदर लिखवाऊं एक पैराग्राफ, है ना? तभी मैं कहता हूं देखो आप लोगों ने समझ लिया, सभी को समझ में आया, अब अपनी भाषा में उसको लिख नहीं सकते क्या? अभी छोटे तो नहीं रह गए ना, या अभी भी छोटे हो? बताओ, छोटे ही हो? अच्छा, मतलब ऐसे बोल देने से क्या दिखेगा नहीं क्या? कोई इतनी लंबी चौड़ी क्लास है, कोई रैली चल रही है क्या ये? फिर नोट्स वोट्स तो यार उसमें लिखे जाते हैं, हिस्ट्री में, बायो में, वो होते हैं नोट्स। पढ़ तो लिया, ये बुक ही तो है, और क्या है? तो दोबारा पूछ लेना, भूल जाएगा तो। मैं बैठा हूं ना बताने के लिए, मैं दोबारा बता दूं। एक क्या गुफ्तगू चल रही है तुम्हारी, मुशायरी चल रही, मुशायरी?
क्या चल रहा है पीछे? हैं मिर्जा गालिब? मतलब देखो क्या होता है, जैसे अपनी जिंदगी है ना, अभी जैसा आपने अभी तैयारी शुरू की है, अभी आप में जोश ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप अपने फेज में आगे बढ़ते रहेंगे प्रिपरेशंस के अंदर, तो ये जोश क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों? रीजन क्या है इसका? अपने को लगता है बर्डन बहुत है ना, कि इतना कैसे करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अपने क्या करते हैं, फिर वही यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन 10 सेकेंड्स इन हिंदी इन 720p है। तो वहां पे वो आता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पर मैंने आपको तभी भी बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको जो मोटिवेशन लाना है वो अंदर से ही लाना है। एक बारी को मैं कर सकता हूं मोटिवेट, टीचर्स आपको कर सकते हैं मोटिवेट, पर आपको पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पर आफ्टर ऑल यू आर अ वन मैन आर्मी। आपको अपनी तरह ही अपने खुद को मोटिवेट करते हुए चलना है। अभी तो आपकी जिंदगी स्टार्ट हुई है, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में। तो मतलब आपने वो ईसीजी का ग्राफ पढ़ा होगा ना, वो जिंदगी कैसे चलता है, सीधी लाइन नहीं आनी चाहिए ना कभी भी। अगर वो सीधी आगे, इसका मतलब क्या है, जिंदगी अगर एक जैसी चल रही है बिल्कुल स्मूथ सीधी, तो कुछ मजा है क्या? जब तक अप डाउन नहीं आएंगे, अप आएगा तो फिर डाउन भी आएगा, डाउन अगर है तो अप भी आएगा, अप डाउन चलता ही रहेगा। तो एक बार ऐसा कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। तो उसमें कोई मेरा एंट्रेंस एग्जाम था, केमिस्ट्री का ही था। गेट आपने नाम सुना है क्या? सभी ने सुना है गेट? तो गेट का मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था केमिस्ट्री का। तो उसके 1 महीने पहले मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे मैंने सोचा था कि मैं तैयारी छोड़ रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब प्रिपरेशन के टाइप का वो स्ट्रेस नहीं था, वो कुछ पर्सनल कुछ चीजें होती हैं जो कि शेयर नहीं कर पाते। अरे पर्सनल वो भी नहीं थी रे, कुछ फैमिली इश्यूज थे जिसके कारण मैंने सोचा था कि 1 महीने तक मैं तैयारी नहीं करता हूं। तो तब जब एक मेरे टीचर थे, वो एक शायरी वायरी बोला करते थे, तो उनसे मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता था। तो हर सर कहां से आ गए? अच्छा, उन्होंने सुनाई थी क्या? तो वो एक बात जो बोला करते थे मेरे सर, वो ये कहते थे कि हर बार उठा, हर बार गिरा, हर बार गिरा, हर बार उठा। क्या बोलते थे वो? मतलब अभी भी हैं, हर बार उठा, हर बार गिरा, हर बार गिरा और हर बार उठा, पर आस ना छोड़ी उठने की। हर बार मुसीबत ही आई, पर बात नहीं कोई रुकने की। मेरी इस करुण कहानी पर दुनिया हंसती है, इठलाती है। मेरी इस करुण कहानी पर दुनिया हंसती है, इठलाती है। किसे पता है अंत भला कब हार जीत बन जाती है। तो ये कुछ ऐसी लाइनें हैं, अरे बस कुछ ऐसी ये लाइनें हैं। अरे नहीं जाएगी, अरे काट देना यहां से ना। तो ये कुछ ऐसा फ्रेज है जिससे उस 1 महीने में, मतलब आप अपने साथ बुरा से बुरा क्या सोच सकते हो बताओ? फैमिली इश्यूज में मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि कोई मेरा क्लोज फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया था 1 महीने के पहले, प्रिपरेशन से 1 महीना पहले। तो उसमें 1 महीने में मैंने, मतलब बंदा फिर कहां से तैयारी करेगा, छोड़ दिया था करना। तो पर मैं उनके टच में रहा, तो फिर मैं चलो देखा जाएगा कि देखे तो आते हैं। मतलब ना बैठने से अच्छा तो बैठ के कम नंबर लाना ही है कि नहीं? बिल्कुल हार मान लेना कोई बात ही नहीं है। तो मैं कहा चलो देखते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। तो जो मेरे बाकी के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लगभग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे उस पेपर की। तो मैं स्टार्टिंग में तो नहीं करी थी मैं सोचा चलो 1 महीने में देखेंगे, जो होता है देखा जाएगा। तो 1 महीने बाद मैं एंट्रेंस देने गया। जैसे आपका जेईई ऑनलाइन होता है, वैसे गेट का पेपर भी ऑनलाइन ही होता है। एडवांस का पेपर आईआईटी बनाता है, गेट का पेपर भी आईआईटीज बनाते हैं। तो मैं जाके अपीयर हुआ, मैंने टेस्ट दिया, और जैसे मैं टेस्ट देके बाहर आया, फिर मैंने देखा देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। 1 महीने बाद फिर आया रिजल्ट। तो सोचो क्या आया होगा रिजल्ट के अंदर? क्वालिफाइड तो हुआ ही हुआ, पर उसमें ऑल इंडिया रैंक 91 आई थी मेरी, गेट में यार 91। तो जो आपके केमिस्ट्री का जो टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो पहले होता है, आपने CSIR नाम सुना है क्या? CSIR, जो आपके ड्रग वर्क, जो अभी जो कोरोना की वैक्सीन है, ये उन्हीं की लैब्स में सिंथेसाइज हुई है। CSIR,
उनकी तरह मतलब वो एक कंडक्ट कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहा जाता है CSIR नेट, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फिर वो मैंने फाइट किया, उसमें मेरी AIR 45 आई, फिर गेट दिया, गेट में 91 आई। IIT जैम आपने सुना होगा, IIT जैम का एग्जाम होता है, उसमें 120 आई। मतलब जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है केमिस्ट्री के इंडिया में, तो वो तो थोड़े बहुत अपने ठीक ठाक रैंक से निकाले हुए हैं। अगर आपने बार का नाम सुना है, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका एंट्रेंस एग्जाम भी मैंने क्लियर किया हुआ है, पर इंटरव्यू में रह गया था, क्योंकि इंटरव्यू में वो ये चीजें नहीं पूछते हैं। वो केमिकल कैनेटिक्स में भी कुछ में से ऐसी चीजें पूछी थी उस टाइम पे, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में। ग्राफ ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ग्राफ, क्योंकि सीट सिर्फ 20 सीट थी और 40 हम जने थे जो कि सिलेक्ट हुए थे एंट्रेंस में ऑल ओवर इंडिया। तो 40 में फिर इंटरव्यू फाइट किया, तो इंटरव्यू में नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। और एक आपने फिर ONGC सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो उसका भी मैंने इंटरव्यू फेस किया हुआ है। मतलब जिंदगी में जितने भी केमिस्ट्री से एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, जहां जहां पे इंडस्ट्रीज है, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज है, बस एक सपना मेरा रह गया था DRDO में इंटरव्यू देने का, वो नहीं हो पाया। नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई ना, एक टाइम होता है, तुम्हारा एडवांस होता है, साल में 2 बार ही दे सकते हो, मतलब एक बार दोगे अगले बार दे सकते हो, फिर नहीं दे पाओगे। वैसे DRDO का था, तो कुछ और इंसिडेंट था उसमें, कभी सुनाएंगे उस बारे में। तो हमेशा क्या है आपको, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं उस फेज टाइम पर कर सकता था, तो तुम्हारे पास तो 1 साल है अभी, 1 साल क्या लगभग 4-5 महीने तो बचे ही हैं। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा तो फेब में होगा। तो जो भी एडवांस के लिए फोकस कर रहे हो, पहले मेंस पे ध्यान दें। मेंस आप अगर अच्छे नंबर से क्लियर कर पाएंगे, तब जाके आप एडवांस में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मेंस तो कम से कम सिक्योर करो कि अगर एडवांस में बाई चांस कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि अपने को भी नहीं पता। अब ये ऐसे चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता होती, पर हमें इनसे लड़ना ही पड़ता है। कोई ऐसा तो किसी ने कहा नहीं था कि तेरे साथ गेट के 1 महीने पहले कुछ ऐसा हो जाएगा, किसी ने कुछ कहा था क्या? पर ये तो कभी भी आ सकता है। और ये मत समझना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी के साथ क्यों नहीं हो रहा। हर कोई अब जिंदगी में अपनी अपनी चीजों से लड़ रहा है, किसी के साथ किसी भी टाइप की दिक्कत है, किसी के साथ किसी टाइप की दिक्कत है। तो अपने को खुद में ही मोटिवेटेड रहना है। और ये जो फ्रेज था जो सर ने मुझे कहा था, ये मुझे अभी भी काफी मोटिवेट करता है। कभी मैं कोई एंट्रेंस फेस करता हूं या कभी भी, मतलब जिंदगी में अप डाउन चलता ही रहता है, कभी अप है कभी डाउन है, कभी अप है कभी डाउन है। तो ये लाइन आपकी सीधी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ऊपर जा सकती है, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक करते हैं, और कल फिर अपने ऑर्गेनिक का कुछ बेसिक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। रिप्रेजेंटेशन मंडे से आपकी रेगुलर क्लास होंगी। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की अभी डिसाइड हो जाएगा, अभी बात नहीं हुई है, मंडे को डिसाइड हो जाएगा। तो मंडे से आपकी फिर रेगुलर जो कि फुल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और ये बेसिक आपके वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि बेसिक तो सवाल नहीं आता यहां से, ये नहीं आया तो आगे चल के एप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर। ऑप्शन में हो सकता है गलत थोड़ा